नमस्ते बेटियाओं, हमेशा प्रसन्न रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज हम बीए बीएड के सेकंड सेमेस्टर के मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियों के बारे में बता चुकी हूँ और आज हम जानेंगे कि रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रीति का नामकरण जो था, रीतिकाल का नामकरण रीति के कारण ही पड़ा था, उसकी रीतिकाल की प्रवृत्ति के कारण पड़ा था। अतः ऐसी स्थिति में जो इनकी प्रवृत्ति थी वो हमने देखी है कि रीति की निरूपण प्रवृत्ति थी, श्रृंगारिकता थी, आलंकारिकता थी और आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अगली जो प्रवृत्ति है वो रीतिकालीन कवियों की क्या है। जैसे कि अगली प्रवृत्ति है कि इन कवियों को खाली इसी का ज्ञान नहीं था, हिंदी का या इसका कविताओं का ज्ञान नहीं था और अन्य बातों का ज्ञान नहीं था। उनको तो हर विषय के वो ज्ञाता थे, उनको हर विषय में पारंगत थे। तो ज्योतिष क्या और आयुर्वेद क्या, नक्षत्रों का ज्ञान, चित्रकला क्या, मतलब कलाओं का, और सब तरह से कई विषयों में ये पारंगत थे। तो रीतिकालीन कवियों ने अपने कविता में पांडित्य प्रदर्शन, तो उनकी प्रवृत्ति रही थी कि वो किसी तरह से इतना पांडित्य दिखाएं, कविता को में अलंकार भर दें, उसको बिल्कुल अलंकार सुंदरी के समान कविता को सजा दें। तो इसी तरह से उन्होंने हमेशा ये चमत्कार दिखाने की कोशिश करी है कि उसके अंदर उन शब्दों का चमत्कार दिखाते थे कि किस तरह से उनको क्या क्या ज्ञान उनको प्राप्त हो, उन कविता को, उन काव्य को पढ़ के हमें प्राप्त होता है। और जैसे कि बिहारी थे, बिहारी के काव्य को आप पढ़ो बच्चों, तो देखोगे कि उनके काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, नीतिशास्त्र, चित्रकला, जिन कितने ही विषयों की उनको जानकारी थी और वो सारी की सारी उनके काव्य के माध्यम से हमें पता चलती थी कि वो अपने दोहों में, अपने काव्य में उन सभी को, उन बातों को उसमें अंकित किया करते थे। तो उनके वो खाली एक उसके ही ज्ञाता नहीं थे, साहित्य के ज्ञाता नहीं थे, काव्य के ही ज्ञाता नहीं थे, उनको विभिन्न विषयों का ज्ञान था। इसी तरह से इन सभी प्रवृत्तियाँ, कवियों की यही प्रवृत्ति रही थी कि किसी तरह हम इस काव्य में चमत्कार भर दें और चमत्कारपूर्ण उस कविता को बना दें कि पढ़ने वाला एकदम चकित रह जाए। उसके अंदर इस तरह के शब्द हों, ऐसे अलंकार हों और पूरी रीति हो और नीति हो। तो इस तरह से उन्होंने काव्य की रचना करी है। कोई भी अलंकार, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनको छूटा नहीं है और वो यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्दालंकारों का भी बहुत आयत में प्रयोग करते थे वो कविता में चमत्कार लाने के लिए। तो इस काल के जो भी कवि थे वो उन्होंने इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया, भाव कविता की, भाव व्यंजना पर, मतलब भाव के ऊपर इतना उनका ध्यान नहीं था जितना कि मतलब वर्ण विषय की मार्मिकता पर उनका इतना ध्यान नहीं था जितना अलंकार योजना पर था कि वो उसमें पांडित्य अपना दिखाने में, उसमें चमत्कार दिखाने में ही उसमें विश्वास करते थे। तो इस तरह से हमने जाना कि उनको, जो रीतिकालीन कवि थे, उनकी एक विशेषता ये भी थी कि वो विभिन्न विषयों का उनको ज्ञान था और जो वो अपने काव्य के माध्यम से पूरी तरह से एक प्रदर्शन करने की होड़ में लगे रहते थे। अगली उनकी रीतिकाल के कवियों की विशेषता है, उनमें है भक्ति और नीति। इनके काव्य में भक्ति और नीति भी हमको देखने को मिलती है क्योंकि ये कवि जो थे दरबारी कवि थे सारे के सारे, और उसी कारण से उनमें वो वहाँ के वातावरण का प्रभाव आ गया था कि उनको भी आश्रयदाता की प्रशंसा करनी है। तो लेकिन उनके अंदर जो उनकी जो आत्मा थी वो उस बात से ही संतुष्ट होती थी कि वो भक्तिपरक रचनाएं भी करें। तो उन्होंने रीतिकाल में कोई भी ऐसा कवि नहीं था जो भक्ति भावना से हीन हो, है ना। जो भी कवि था उसने भक्ति की कहीं ना कहीं वो तो करी है, दोहे तो लिखे हैं, भक्ति के काव्य रचा है, लेकिन वो राधा कृष्ण के नाम पर लिखी हुई रचनाएं हैं और उनमें फिर भी उनके अंदर भक्ति भावना इतनी अधिक हमको प्रमुखता से नहीं दिखती जितनी कि श्रृंगार भावना।
रीतिकाल जो भक्ति काल के कवि थे उनके अंदर भक्ति भावना पूरे अंदर के मन से होती थी और वो उसकी आंतरिक सुंदरता की बात करते थे, अगर राधा कृष्ण का वर्णन करते थे। लेकिन ये जो कविता है इनकी लिखी हुई रीतिकालीन कवियों की, ये कविता श्रृंगार इसके अंदर मन की बात न होके उसके बाह्य रूप को ज़्यादा इन्होंने मुखरित किया है। और जो कविता है वो उसमें राधा कृष्ण की भावना जो अगर श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें श्रृंगार वर्णन प्रमुख रूप से आया है। अब जैसे देखें कि इसमें कवि बिहारी हैं, इनके इस सत्सई में 70 दोहे हैं और सब में भक्ति भावना है और नीति संबंधी उक्तियाँ भी हैं बिहारी के इस काव्य में, सत्सई में। लेकिन बस यह है कि दरबारी वातावरण के प्रभाव के कारण रीति निरूपण में कवि प्रवीण हो गए थे और इसीलिए ज़्यादातर इनके काव्य में इतने ज़्यादा चमत्कार और पांडित्य हमको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से ये जो कवि हैं ये सब उनके कहीं ना कहीं रीति और नीति हमको इसमें भक्ति दिखाई पड़ती है। भक्ति और नीति से संबंधित काव्य इन्होंने रचा है। तो ये एक विशेषता इनकी ये भी थी कि इन्होंने कविता में अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया, बहुविधता और चमत्कार का प्रदर्शन इन्होंने किया है। भक्ति और नीति इनके काव्य में हमको देखने को मिलती है। और अगली जो विशेषता है वो है नारी भावना। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि उस समय सामंती युग था और नारी को उतना सम्मान प्राप्त नहीं था जितना कि और उस समय में रहा है। तो उस समय में एक नारी को, स्त्री को एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, वस्तु के रूप में उसको जाना जाता था। तो ये जो कवि थे उनका उस समय का प्रभाव था, क्योंकि जैसे जैसे समय होता है, समय काल होता है, उसी के अनुसार काव्य रचना होती है और उसी के अनुसार हमारे यहाँ साहित्य रचा जाता है। तो जब ये जो समय था उस समय नारी की जो स्थिति थी बहुत उतना सामान्य नहीं उसको देखते थे सम्मानजनक रूप से। तो इसमें जो कवियों ने नारी के जो लिखी है उनकी काव्य के रचना का केंद्र बिंदु ही एक तरह से नारी चित्रण रहा है। तो इसमें इन्होंने नारी का नक्षिक वर्णन किया। नक्षिक से मतलब कि नाखून से लेकर सर तक का जो उन्होंने उनका आंतरिक मतलब बाह्य रूप का वर्णन किया है। उन्होंने नारी की आंतरिक सुंदरता का वर्णन नहीं किया है, उसके मन के भावों का वर्णन नहीं किया है, बल्कि उसके शरीर की सुंदरता का जो बाह्य रूप है उसके अंगों का, उसके शरीर की सुंदरता का, उसके रंग का, उसके बालों का, मतलब कुल मिला के अंगों का पैर के नाखून से लेके और सर तक का जो नक्षिक वर्णन है उसमें उन्होंने उनका बहुत ही वैसा चित्र प्रस्तुत किया है कि मनमोहक चित्र एक तरह से प्रस्तुत किया है। उसमें उनकी बहुत मांसलता और कहीं कहीं उसमें ऐसा लगता है जैसे बहुत ही उन्होंने बाह्य रूप का बहुत अधिक ही रूप का वर्णन कर दिया है और अंदर बल्कि आंतरिक मन की सुंदरता का वर्णन नहीं किया है। तो क्योंकि उनकी दृष्टि में नारी का एक ही रूप था, विलासिनी का और प्रेमिका का। तो वो जब उन्होंने यही रूप उनकी दृष्टि में था तो उन्होंने उसी रूप का नारी का वर्णन किया। अपनी जो काव्य में उन्होंने जो रचना करी है, नारी को उसी रूप में देखा है और अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे। तो उन्होंने ना तो नारी को कहीं देवी की तरह माना, ना भगिनी माना, ना माता माना, ना कोई गृहिणी का, इस तरह का चित्र उन्होंने कहीं नहीं खींचा। और नारी के प्रति जो एकांगी दृष्टि उनकी रही है वो उस समय का अपन समझ सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव ही है। क्योंकि हम जानते ही हैं कि जैसा समय होता है वैसा ही काव्य रचा जाएगा, वैसा ही सोच होगा, परिस्थिति के अनुसार ही सोच हमारे बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नारी के प्रति जो वहाँ का वातावरण था, वो परिवेश जो भी था वो उस वातावरण से प्रभावित थी, उससे प्रेरित ही था उन कवियों की रचना कि उन्होंने नारी का ऐसा नक्षिक वर्णन किया है। और ये हम देखते हैं कि नारी के जो बाहरी रूप का उन्होंने वर्णन किया है वो बहुत ही श्रृंगारपूर्ण है। बहुत ही उसमें कहीं कहीं ऐसे शब्द भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्णन वो मांसलता का उनकी नारी का उन्होंने कर गए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रीतिकालीन कवि हैं
वो किस तरह से उनकी काव्य की विशेषता रही है। उन्होंने बहुत सी जहाँ उनको मुख्य रूप से तो उनका जो था उद्देश्य ये था कि अपने ऋतु काव्य में रीति का निरूपण करना, अलंकारों से सजाना, अलंकारों के बारे में बताना और उनके जितना भी उनको ज्ञान था, जिन विषयों का ज्ञान था, बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, तो जो भी ज्ञान था वो काव्य में उंडेल देना अपनी अपनी कविता में। कहीं कोई पक्ष अछूता रहे ही नहीं, कहीं कुछ छूट नहीं जाए, सारा ज्ञान उसमें कर देना, पांडित्य का पूरा चमत्कार दिखा देना और अपने जो भी है भक्ति की भी उसमें बात हो जाना कि भाई भक्ति नीति की भी उसमें बात है। तो और नारी के प्रति जो है वो भी उन्होंने उनके जो कि वो उस समय के राजाओं के जो आश्रम में थे, कई राजा ऐसे थे विलासी थे, विलासी प्रवृत्ति के थे, तो वो उनकी प्रशंसा में भी काव्य रचे गए। तो वहाँ पर भी नारी के प्रति जो उनकी दृष्टि थी उसी को लेके उन्होंने काव्य रचे। तो कुल कुल मिला के जो ये रीतिकालीन कवि थे उनका विशेषताओं से भरा हुआ है, विभिन्न उसमें गुण दिखाई देते हैं हमको। तो मुझे ये जो सेशन था हमने इसके बारे में जाना, और ये जो सेशन है ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन 2.0 से है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रवृत्तियों के बारे में पता चला, अच्छी तरह आपकी जानकारी हुई होगी और आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो मुझे अगर यदि आपको कोई इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी समस्याओं को दूर करूंगी, उनको सुलझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाए। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में नमस्कार।